हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका पार्ट 5 लेकर आई हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत में आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि पार्ट 1 to 4 प्लेलिस्ट में है, उन्हें देखे बिना यहाँ पर मत जंप करिएगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ आ सकती हैं, कई सारी चीज़ें हमने बेस लाइन वहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो आइए जो हम पहले पढ़ रहे थे लास्ट पार्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में, उसमें हमने कई बार जिक्र किया था इस सेंडे फ्रेमवर्क का। क्या है ये, सबसे पहले शुरुआत में इसको समझते हैं। देखिए हमारी जो ये पॉलिसी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, हमने आपको लास्ट पार्ट में ये बताया था कि इसमें ग्लोबल अप्रोचेस को भी ध्यान में रखा जाता है कि मतलब बाकी जो वर्ल्ड में सारे देश मिल के काम कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जो हम वर्ल्ड लेवल ग्लोबल लेवल की भी हो और हमारे देश के लिए भी कारगर हो। ग्लोबल लेवल में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम ये यूनाइटेड नेशंस का पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये सेंदई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेके 2030 तक का जो है, इसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस करा है लास्ट पार्ट में, जिसे हम लोग ये सेंडई फ्रेमवर्क बोलते हैं। और ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी तीसरी जो कॉन्फ्रेंस थी, थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी सेंदई के अंदर, इसीलिए सेंदई इसका नाम है। सेंदई के अंदर हुई थी जापान में, और ये 18 मार्च 18 ऑफ मार्च 2015 में हुई थी। क्लियर है। और पहले क्या था, पहले जो चल रहा था ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 तक वो चला था, और उसी के बाद यही ये जो आप संदय फ्रेमवर्क देख रहे हो ये उसका सक्सेसर आप कह लो, इसके बाद ये आया। अब ये क्या है वो आपको बताती हूँ मैं। देखिए ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ जितने भी लोगों ने इस फ्रेमवर्क को साइन किया है, हमारे देश ने भी किया है, इंडिया ने भी साइन किया है इसको, तो जितने भी देशों ने इसको साइन करा है ये काम करते हैं इसके साथ, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम करते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब इस पे कोई अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता। ठीक है। तो इंडिया भी देखिए एफर्ट्स लेता है कैसे कि हम डिजास्टर का जो ये डिजास्टर का मैनेजमेंट है हम इतने अच्छे से करेंगे कि भाई पूरे ग्लोबल लेवल पे हम ग्लोबल जो टारगेट्स हैं, मतलब जो सारी कंट्रीज ने मिलकर जो टारगेट संदय फ्रेमवर्क के अंदर अडॉप्ट करे हैं उसको भी हम पूरा करें, उसके लिए भी हम अपने वाइज, अपने सेक्टर वाइज, अपने देश वाइज जितनी मदद कर सकते हैं करें। और जो भी सेंडे फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशन है उनको भी इंडिया अपने प्लान्स में यूज़ करता है। साथ ही साथ भाई ऐसी ग्लोबल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके चलता है कि भाई इससे क्या हो कि बेस्ट टू बेस्ट हमारी पॉलिसी तैयार हो। क्लियर है। अब सेंदई फ्रेमवर्क ये एक पहला, आप कह सकते हो पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा था, मतलब एग्रीमेंट था जिसे अडॉप्ट करा गया था 2015 की बात है ना, जो पोस्ट 2015 का डेवलपमेंट एजेंडा है उसके बाद जो है ये पहला ऐसा फ्रेमवर्क था जिसको अडॉप्ट करा गया है। 2015 के बाद की बात मैं कर रही हूँ। इसके साथ यहाँ बात करें दो दूसरे मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी इसके साथ आए हैं और सेम साल में उनको भी अडॉप्ट किया गया है। पहला काफी फेमस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स, आप जानते हैं बहुत ही फेमस है और इसे पूरा वर्ल्ड इसके लिए काफ़ी वर्क करता है, हमारे इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है इसके अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 30 तक चलने वाले, ये भी इसी साल में आए थे 2015 के सितंबर में। और यूएन कॉप 21, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 क्लाइमेट चेंज का जो अग्रीमेंट था, ताकि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब जो मैन मेड क्लाइमेट चेंज है, इंसान की जैसे इंडस्ट्रियल हरकतों की वजह से या कोई भी ऐसी हरकतों की जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए, तो ये दो एग्रीमेंट्स को साइन करा गया था 2015 में ही। अब देखिए डीआरआर, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्लियर है। तो इन तीनों ही का, चाहे वो सेंडई फ्रेमवर्क हो, चाहे वो ये आपका क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो, और चाहे आपका एसडीजी गोल्स हो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, इन तीनों का ही जो कॉमन थीम है वो है आपका डीआरआर, मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये अभी पेरिस का जो ये क्लाइमेट चेंज वाला अग्रीमेंट था ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेके अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि यूएसए से बाहर आ गया था ट्रम्प के कार्यकाल में। तो क्लाइमेट चेंज ये कहता है कि हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस इस जो अग्रीमेंट है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि हमें यहाँ पे डिज़ास्टर को मिनिमाइज़ करना है, जो भी घाटा होता है, जो भी लॉस होता है, जो भी डैमेज होता है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसे हमें कम करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। अब भाई ग्लोबल वार्मिंग अगर आएगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि
जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो सब तो बेचारी पानी का लेवल ऊपर होने की वजह से डूब जाएँगी। तो ये सब घाटे ही तो है एक तरीके से। या कहीं पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ने लग जाती है, तो कहीं पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, बारिश बेमौसम बारिश होने लग जाती है। तो ये सारे जो भी जितने भी चेंजेज़ हैं, इनको हमें कम करना है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल है अ इस रिस्क को ये जो लॉस को रिड्यूस करने में, डैमेज को रिड्यूस करने में, इसकी इम्पोर्टेंस हमें ध्यान में रखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए क्या होता है बच्चों, कि आज की डेट में चीज़ों का यूज़ करना विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज आप पानी पी रहे हो, तो आज आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करो, आज आप भी पानी पियो और आगे आने वाली जनरेशन भी पानी पी पाए। ऐसा ना हो कि आप घर के सामने बढ़िया जो है अपना चौतरा धो रहे हैं, अपने गलिया धो रहे हैं और पानी का वेस्टेज आज तो आप कर रहे हैं, आप तो टपक लेंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आपकी जो जनरेशन है, वो इन्हें खरीद-खरीद के 1-1 लीटर पानी पिएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आज अपनी ज़रूरतों को आज भी पूरा करना है और आगे आने वालों के लिए भी बचा के रखना है। तो ये मेन होता है और ये तीनों ही एग्रीमेंट देखते हैं कि हमें कैसे हम डिज़ास्टर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एक साथ मिल के काम करेंगे और ये डिज़ास्टर है वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, सब एक साथ मिले-जुले दिक्कत देता है। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कोई अगर डिज़ास्टर आती है तो इससे जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में जा रही हैं, वो तो जा ही रही हैं, उसके साथ-साथ वो मर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है, रोड भी खराब हो रही है, रेलवे भी खराब हो रही है, तो पैसे और ज़िंदगी दोनों ही बर्बाद होते हैं। तो इसलिए हर फ़ील्ड में मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेंस में देखें तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कुछ बताते हैं, पहली बार तो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्स जो हैं इसके, इनको आउटकम बेस्ड टारगेट पे डिफाइन करा गया है। मतलब पहले सिर्फ क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या आपको एक्शन करना है, सिर्फ यही बताया गया था। अब क्या है, आउटकम बेस्ड है चीज़ें कि क्या निकल के आएगा, है ना? उसके बेसिस पे चीज़ों को रखा गया। दूसरा इसके अंदर ये है कि यहाँ पे ये सरकारों को सबसे बीच में रखता है। सरकारों का डिज़ास्टर रिस्क को रिड्यूस करने में सबसे ज़्यादा रोल रखता है ना? और मजबूत बनाना चाहता है कि डिज़ास्टर रिस्क को प्रॉपर गवर्न करा जाए। अब अगर आपको पता है कि अगर बाढ़ आ सकती है या कोई साइक्लोन वगैरह खतरा दे देगा, तो यहाँ पे आप रिवर के पास वगैरह एम्बार्कमेंट्स बना के चलोगे ना, तो उस खतरे को प्रॉपर गवर्न करके ही चलने के लिए, मजबूत अपने आप को बना के चलने के लिए एम्फेसिस डालता है। अब पहले क्या था कि भई चीज़ें ये थी कि हाँ, चलो ठीक है जब होगा जो रिस्क होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या एम्फेसिस ये है कि डिज़ास्टर रिस्क को पहले से ही मैनेज करके चलो। तो ज़्यादातर अब यहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगी हैं। अब ये ऑलमोस्ट देखिए इक्वल इम्पोर्टेंस देता है हर तरह के डिज़ास्टर को। ये नहीं कि भैया खाली नेचुरल बाढ़ आएगी, अर्थक्वेक आएगा या मान लीजिए साइक्लोन्स आ जाते हैं या मान लीजिए लैंडस्लाइड हो जाती है, तो सिर्फ़ इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये फ्रेमवर्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल डिज़ास्टर को नहीं कहता, बल्कि अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड है या किसी भी तरीके का खतरा जो कि इकोनॉमी को, जो कि ह्यूमन लाइफ़ को खतरा साबित हो सकता है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये अ कंसंट्रेशन इसका रहता है, हर एक चीज़ पे फ़ोकस डालता है। अच्छा, अब सोशल जितने भी रिस्क हैं, सोसाइटी को रिस्क हैं, उसके साथ-साथ ये एनवायरमेंटल रिस्क भी देखता है, क्योंकि देखिए लोग मरे तो वो तो इंसान देख ही रहा है, उसके लिए पॉलिसी बना ही रहा है। लेकिन हमें ऐसा कुछ करके चलना है, इसके अंदर ये चीज़ें भी ध्यान रखी जाती हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो सके। कि भैया ऐसा ना हो कि बाढ़ आके गई भयानक तरीके से और मान लीजिए वहाँ जो थोड़े बहुत भी बचे हुए पेड़ थे, वो भी बहा के ले गई, तो हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देता है। उसके साथ ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन more than before is seen as a policy concern that cuts across many sector including health and education. तो देखिए यहाँ पे जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये बहुत सारे सेक्टर्स से होके जाता है और ऐसे भाई पॉलिसी हमें बनानी होगी, क्योंकि देखिए इसमें हेल्थ भी आ रहा है, इसमें एजुकेशन भी आ रहा है, ये सबको ही अफेक्ट करेगा। अगर कहीं पे मुसीबत आ रही है तो ऐसा नहीं है स्कूल को छोड़ के बहेगा सब कुछ, स्कूल भी उसके साथ ही चला जाएगा। तो ये सारी तारीफ़ें हैं इसकी और इंडिया ने साइन करा है इसको, 15 सालों के लिए साइन करा है, अपनी मर्ज़ी से साइन करा है, नॉन बाइंडिंग है मैंने आपको बताया। और ये है कि भई ये कहता है कि स्टेट अपने हिसाब से देखे क्या अच्छे से अच्छा कर सकती है और सारे स्टेक होल्डर चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दूसरे स्टेक होल्डर हो, सबके साथ मिल के यहाँ पे काम करें। समझ रहे हैं कि हमें डिज़ास्टर को रिड्यूस करना इसका मुद्दा है और ये भई डिज़ास्टर रिड्यूस रहेगा तो लोगों की जानें बचा सकोगे।
उसके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ जो अच्छी चल रही हैं, लोगों की हेल्थ हो गई। अगर आप इकोनॉमी बात करें तो भई पैसे के टर्म में बचा सकोगे चीज़ों को, फिज़िकल, सोशल, आपका कल्चरल, एनवायरमेंटल, हर तरीके से चीज़ों को आप बचा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये इसकी कुछ तारीफ़ें हैं। अब देखिए कुछ 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं जिसे सेंदे फ्रेमवर्क ने सेट किया है। तो आइए मुद्दे की बात करें। पहला टारगेट कहता है कि भई सब्सटेंशियली रिड्यूस ग्लोबल डिज़ास्टर मोर्टेलिटी बाय 2030। मतलब यहाँ पे जो इनका एम है वो है कि आप एवरेज पर 1 लाख ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट को आप लोअर ये आपका लेके चल रहे हैं, एम लेके चल रहे हैं इन द डिकेड ऑफ 2020 टू 2030 कंपेयर टू पीरियड 2005 टू 15। मतलब अगर हम 2005 से 2015 के पीरियड से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें ये जो ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी रेट है उसे और कम करना है। मतलब इनका एम है कि लोअर करना है एवरेज पर 10 पर 1 लाख ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट से। ठीक है, 2020 से 2030 के बीच में। उसके बाद दूसरा इनका टारगेट है कि रिड्यूस करिए नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली बाय 2030, एमिंग टू लोअर द एवरेज ग्लोबल फिगर पर 1 लाख इन द डिकेड 2020 टू 2030। अगर आप कंपेयर करो 2005 से 15, यहाँ पे भी 1 लाख वाला लोग सोच रहे हैं चल के कि हमें अफेक्टेड जो लोग अफेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में उन्हें भी कम करना है। तीसरी बात इनका ये है कि डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस जो होता है उसे रिड्यूस करना है इन रिलेशन टू ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी। समझ रहे हैं? या समझिए, रिड्यूस डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2030। चौथा इनका ये है कि यहाँ पे कम करना है, रिड्यूस करना है डिजास्टर डैमेज को, जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है डिजास्टर, कि भैया कोई बाढ़ आके आई, कुछ हुआ तो उससे बिल्डिंगें वगैरह गिर गई, उससे उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी या किसी रोड पे गिर गई, रोड टूट गई तो बेसिक सर्विसेज को भी आने जाने में दिक्कत होने लग गई। ठीक है, या कोई हॉस्पिटल था वो गिर गया, या हॉस्पिटल तक जाने के लिए मुसीबत आ रही है, या एजुकेशन फैसिलिटी खराब हो गई, तो यहाँ पे ये डिजास्टर डैमेज जो इन सब चीज़ों को करता है इसे भी रिड्यूस करना है। कैसे? कि भाई ऐसा कुछ इन बिल्डिंग्स में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना दो कि वो झेलने लायक हो, या फिर कि भाई इससे हम कोप अप जल्दी कर सकें। समझ रहे हैं आप? तो ये इनकी रेजिलियंस को बढ़ाना है 2030 तक। उसके बाद पांचवा इसका जो टारगेट है वो ये सेट किया गया है कि हमें जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं उनको मतलब इंक्रीज़ करना है नंबर ऑफ कंट्रीज़ को विद नेशनल एंड लोकल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़। मतलब हमें यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ अपने नेशनल हो चाहे लोकल रिस्क रिडक्शन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ अपनी और अच्छी बनाएँ और इंक्रीज़ करें 2020 तक। उसके बाद छठा इनका टारगेट ये है कि सब्सटेंशियली इनको इन्हांस करना है, इनको अच्छा बनाना है, बढ़ावा देना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी दिक्कत होती है और उनको सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे कहा है कि भैया जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जितना हो सकता है, जितनी बाहर की कंट्रीज मदद कर सकती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करें और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करें कि भाई वो एक अच्छा नेशनल एक्शन ले, जिससे वो अभी का फ्रेमवर्क जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है संदर्भ फ्रेमवर्क उन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी अपनी कंट्री में 2030 तक। क्लियर है? और सातवां और आखिरी टारगेट सेट ये करा गया है कि यहाँ पे जो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको मुहैया कराया जाए, उनकी अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, क्योंकि देखिए अगर डिजास्टर रिस्क प्रॉपर करना है तो मतलब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो इसके लिए वार्निंग अगर आपको मिल जाती है पहले कि देखो यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, यहाँ यहाँ पे मौसम खराब है, बाढ़ आने वाली है, तो आप पहले से चीजें मैनेज कर सकते हो अचानक के कंपैरिजन में। तो इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएं, ज्यादातर कंट्रीज को दिए जाएं, जिससे डिजास्टर की रिस्क की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिले। तो ये सब भी 2030 तक करने की बात कही जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग सेंदई फ्रेमवर्क इनटू एनडीएमपी। आइए समझते हैं, वही पुराना पार्ट 4 है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। देखिए, नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, एनडीएमपी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। इसमें देखिए फिर मैंने वही बात बता रही हूँ, जो सेंडे फ्रेमवर्क में चीजें लिखी गई हैं उस हिसाब से ही इसको बनाया गया है कि हम ग्लोबल टारगेट्स को भी अचीव कर सकें। क्लियर है? तो 2030 तक, 2030 तक के लिए ही है, 2030 तक सेंडे फ्रेमवर्क का जो मकसद है, जो एम है वो ये है कि हमें डिजास्टर को
रिड्यूस करना है, वही बात है। लाइफ बचानी है, लाइवलीहुड बचाना है, हेल्थ बचानी है, इकोनॉमिक, वही सेम पॉइंट्स हैं कि एनवायरनमेंट बचाना है, लोग हो, बिजनेस हो, कम्युनिटी हो, कंट्रीज हो, सब तरीके से। और जो गोल्स, जो प्रायोरिटीज सिंधे फ्रेमवर्क की हैं डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने में, वो जो हमारी एनडीएमपी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, उसे उसी लाइन पे चलना है। क्लियर है? तो यही इसके अंदर मेन जो बात है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नई या फिर एक अभी जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग डिज़ास्टर रिस्क जो भी आपके पॉलिसीज़ हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और हम डिज़ास्टर जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वल्नरेबल एरिया ज़्यादा हैं, हज़ार्ड एक्सपोजर है ना डिज़ास्टर को लेके, वहाँ पे हम अपनी प्रिपेयरनेस और बढ़ा के चलें। वहाँ पे रिकवरी कैसे होगी अगर मान लीजिए डिज़ास्टर आ जाता है, तो और अच्छे से वहाँ पे चीज़ें मैनेज करके चलें। तो ये सब कदम हमें उठाने होंगे कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कि चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, स्ट्रक्चर हो, लीगल हो, सोशल हो, हेल्थ हो, कल्चर हो, इन्वायरमेंटल हो, एजुकेशनल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, मतलब आप समझ रहे हो ना। हर एक चीज़, अगर आप भाई एक शहर में अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उससे हर एक तरह की बेसिक नीड से लेके उनकी मेन सर्विसेज तक सब कुछ कट ऑफ हो जाती है। तो हमें हर एक सेंस में काम करना है, और इसके लिए हमें तीन तरह की पॉलिसीज यहाँ पे मेजर्स उठाने हैं। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट बार में बताया था कि 5 साल तक हमें क्या करना है। उसके बाद कुछ मीडियम टर्म होंगे, जैसे कि 10 साल तक हमें क्या करना है। फिर लॉन्ग टर्म होंगे, जैसे कि 15 साल तक हमें क्या करना है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 15 साल बाद 2030 में वो एंड हो जाएगा संडे फ्रेमवर्क। तो हमें कुछ ये सारी चीजें करती हैं। और हमने चार प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ा था लास्ट पार्ट में। तो प्लीज़ उसको ज़रूर, तभी मैं कहती हूँ लास्ट पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। खैर मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 4 प्रायोरिटीज़ ये थी संदेह फ्रेमवर्क के अंदर। पहली थी कि अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर रिस्क, दूसरी थी कि हमें स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिज़ास्टर रिस्क। ये हमने सब कुछ एक्सप्लेन करा है लास्ट पार्ट में, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, हमारा दोनों का। और तीसरा था इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस। और फोर्थ था इनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड बिल्ड बैक बेटर, जो कि हमने अच्छे से देखा है वहां लास्ट पार्ट में कि रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे करना। क्लियर है? तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मतलब है ना, ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टर्म है, इस जैसे कि यूज करा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 में, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, है ना। इसमें हर चीज़ों को लिया गया है कि डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना है, डिजास्टर रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना है, प्रिपेयर रखे खुद को रखना है। डिजास्टर मतलब डिजास्टर के प्रिपेयर रखना है। डिजास्टर रिस्पॉन्स हमने सब पढ़ा है, रिस्पॉन्स में कितनी फ्रेजेस क्या हैं क्या नहीं है, और डिजास्टर होने के बाद मतलब पोस्ट डिजास्टर कैसे करना है। तो 3 फ्रेजेस में हमने इसको पढ़ा था। तो ये प्लीज पार्ट 1 से एकदम लाइन से पढ़ते हुए आइएगा, सब आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्लियर है? और ये डॉक्यूमेंट यूज करता है टर्म को सेम मीनिंग के तौर पे, जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बताया गया है। अब देखिए, अ कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स विच आर नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग। देखिए ऐसा आपको करना है, ये कहना का मतलब इनका ये है कि आपको सब मिलजुल के और लगातार ऐसे प्लानिंग करनी है, ऐसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, एक साथ सबके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में कोऑपरेट करके चलना है, और उन सारे मेजर्स को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है जो भी ज़रूरी हैं, जिससे हम खतरे से खुद को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें, डिजास्टर से रोक सकें, या भाई अगर आ जाता है तो उसे कम से कम कैसे आए, ठीक है, वो कर सकें, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम रहे, अपनी कैपेसिटी को अच्छे से बिल्ड कर सकें, प्रिपेयर करें डील करने से किसी भी तरह के डिजास्टर को। फटाफट से अगर डिजास्टर आता है तो उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स फटाफट से दे। और क्या मतलब देखें कितने सीवियर रिस्पॉन्स आता है, क्या मैग्नीट्यूड से आया है डिजास्टर, किस मतलब समझ रहे हैं कि भाई किस सीवियरिटी से आया है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, रेस्क्यू फटाफट मतलब लोगों को बचाएं, वहां रिलीफ दें, और उसके बाद रिहैबिलिटेट उनको करें, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इतने पार्ट में मैंने बता दिए कि अभी तक आपको भी रट गए होंगे। तो बस यहाँ तक चीजें हैं। अब देखिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरत है हमें आखिरकार। देखिए नेचुरल डिजास्टर को तो रोक नहीं सकते हो, वो तो कुदरती है, किसी भी तरह से आ जाएगा। अब अगर बादल को फटना होगा तो आप ये तो नहीं कर सकते हो कि बादल को फटने से रोक लो, फटना है तो फटना है, लेकिन हाँ अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर बादल फट भी जाता है, बाढ़ आ भी जाती है, कोई मुसीबत आ भी जाती है, तो हम उससे बाहर कैसे निकले। क्लियर है? क्योंकि भाई नेचुरल हजार्ड्स ऐसे होते हैं कि वो तो डिपेंड करते हैं ना कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो कुदरती चीजें हैं, क्लाइमेट पे, सोशल कल्चर सेटिंग्स वगैरह, इस पर डिपेंड करता है, बट मैनेज करना हमारे हाथ में है। तो
ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि इससे कंट्री को बहुत सारे लेवल का बच्चों लॉस भी हो जाता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टाइम हो, हर तरीके से हम पीछे चले जाते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, या इसके लिए लॉ लाना, या एक इंस्टीट्यूशन बनाना जो देखेगा किस तरीके से सारे काम को करना है, ये सब कुछ जो है हमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इन सबको चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करना है, और ये ही हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो क्राइसिस को मैनेजमेंट है, जो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो गवर्नेंस इश्यू करती है, दैट इन बोथ वाइटल एंड कॉम्प्लेक्स इज एट द कोर ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये समझिए, क्राइसिस को मैनेज करना, प्रॉपर गवर्न करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर इंडिया इसके लिए तैयार नहीं रहेगा, अभी अभी आया कोविड-19, क्लियर है? अब कोविड-19 आया, अब उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, क्लियर है? अब हमारे को पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए, बाहर से हमने इतना उधार भी ले लिया, है ना? 20 लाख करोड़ रुपए कम थोड़ी होते हैं। फिर ये सब चीज़ें भी करी, उसके साथ भई जो लोग घर में बैठे सब कुछ ऑफ कर दिया। यहाँ पे एजुकेट करना, समझाना, इतने लेवल पे मास्क लेना, इतने लेवल पे सैनिटाइज़र लेना, इतने लेवल पे पीपी किट्स लेना, तो ये सब समझ रहे हैं, ये कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इस पे अक्सर बहुत सारी सरकारें ध्यान पहले से नहीं देती हैं, पहले से प्रिपेयर होके नहीं चलती, क्योंकि उनको लगता है इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक साथ आता है, एक साथ मुसीबत कर देता है। अगर हम उत्तराखंड का जो हम 2013 वाला देख लें कांड, तो उसमें जो फ्लड्स आ गए थे, इसमें आप समझिए कि कितना पीछे चला गया था उत्तराखंड। वहाँ के लोग, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ कितना बर्बाद हो गया था। इसलिए इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इसके लिए एक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है कि इमरजेंसी में हम कैसे अपने आप को ऐसा रखें कि हम रिस्पॉन्स फटाफट करें। बहुत ही क्राइसिस को मैनेज करना एक बहुत ही इफेक्टिव है कि भई देखिए, इफेक्टिवली हमें मैनेज करनी है चीज़ें, कि हम डिलीवर कर पाएँ, लोगों को बचा पाएँ। तो ज़रूरत ये है कि हमें यहाँ पे अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी एफिशिएंसी के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना डिलीवरी मैकेनिज़्म बहुत मज़बूत बना के चलना है कि कोई दिक्कत आती है, तो हम उसके लिए बिल्कुल खड़े रहें। तो हमारा ये मेन मकसद है, ये नहीं होना चाहिए कि हमारा सिस्टम सिर्फ़ गवर्नेंस का अच्छा है, बट हमें नए-नए ऐसे तरीके भी निकालने चाहिए। समझिए, ये नहीं कि सिर्फ़ हम समझ रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं। बस हमें नए-नए इनोवेटिव तरीके भी ऐसे निकालिए कि हम जिससे अपनी कैपेसिटी भी और बढ़ा सकें। मतलब हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स को इतना मजबूत बनाएँ, जो हर एक लेवल पे हमें कुछ कहना ना पड़े, सिर्फ़ इशारा देना पड़े। कि मान लीजिए, सपोज़ करिए कि भई एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपको पता है कि आपको फ़ोन करना है, एक रेस्क्यू टीम को करना है, एक पुलिस वालों को करना है, एक आपको मेडिकल सर्विसेज़ के लिए करना है, और एक भई जो भी है कुछ और चीज़ों के लिए करना है। आपने फ़ोन सबको घुमा दिए, लेकिन आपस में वो पुलिस वाले तो पहुँच गए, मेडिकल वालों ने कहा नहीं हमारे पास तो जो है स्ट्रेचर ही नहीं है, हम कैसे चले जाएँ, कैसे बचाएँगे? तो ये सब नहीं करना है, ये सब भी आपस में मज़बूत रहें, आपस में भी कोऑर्डिनेशन से काम करें, प्लस ये लोग मज़बूत भी रहें, सब ये सब काम करने को। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और हर एक लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका पंचायत लेवल हो, कम्युनिटी लेवल हो। मतलब सबसे पहले रिस्पॉन्ड जो करने वाले लोग होते हैं, वो होती है कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए अर्थक्वेक आया, तो एक कॉमन इंसान को नॉलेज होना ज़रूरी है कि वो लोग अपने बिल्डिंगों से उतरें और जाके एक खाली मैदान में खड़े हो जाएँ। तो इसके लिए उनकी लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और साउंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। सेफ होम पहले से ही बने, कि भई आजकल ऐसे-ऐसे घर बनते हैं जो एक अर्थक्वेक में गिर जाते हैं भग से। तो ऐसे ना हो, जो नए घर बना रहे हैं थोड़ा-सा और इन्वेस्ट करके उसमें लचीला पदार्थ ये हो, कि मतलब भई अर्थक्वेक प्रूफ हो यहाँ पे किस लेवल तक। भई ऐसा नहीं होता कि भई 10 उसका आ गया। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक अर्थक्वेक को वो झेल सकें, है ना? तो ऐसा हो। तो डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसा हो कि भई वो क्राइसिस सिचुएशन को खुद ही अपने तरीके से डील करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना पास्ट एक्सपीरियंस। तो पुराने एक्सपीरियंस से जो भी हमारी नॉलेज है, हमारे बड़े बूढ़े हमें दे के गए हैं, प्लस हमने जितनी गेन करी है, ये सब भी हम ऐसे जो है डिसेमिनेट करें कि सबको यहाँ पे चीज़ें पता हों कैसे क्या करना है। तो ये हर एक काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें एक काम एक इंसान का नहीं है, ठीक है? ये सारे काम अलग-अलग लोग करेंगे, प्लस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इससे। तो भई ये इसमें बहुत सारे कह सकते हो आपकी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बाद भी, मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे रोल हैं इसके अंदर। तो सबको यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और यही सब हमें ज़रूरत है कि हमें प्रिपेयर करना, अर्ली वार्निंग करना, क्विक रिस्पॉन्स करना, रिकवरी करना, ये सब मैनेज करना ही हमारी ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने देखा कि क्या ज़रूरत है। अब हम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट
ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूशन सपोर्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन का डिजास्टर मैनेजमेंट में। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसमें जो है क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस ने क्या सहयोग दिया है, समझे? जैसे कई सारे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स में, ये आप कह सकते हो कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, अब अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ से चिल्लाया, अरे मौसा सुनो, बाढ़ आ गई है, मौसा नहीं सुन पाए। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम है कि यहाँ से किसी ने एक बार अनाउंस करा और कुछ भाई हर जगह पे कुछ ऐसे वार्निंग सिस्टम लगे हैं, कुछ भी लगे हैं कि सबको पता चल गया कि हाँ हाँ उधर बाढ़ आई है, तो इसका काफी बड़ा रोल होता है साइंस एंड टेक का। और क्राइसिस मैनेजमेंट तो आप जानते हैं, ये एक तो है नहीं, काफ़ी मल्टी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी रिसर्च की ज़रूरत है, कई सारे सेक्टर वाइज रिसर्च की ज़रूरत है, एक सेक्टर से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया भी है, पूरी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, मतलब जो सेकंड एआरसी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है, इन्होंने रिकमेंड भी किया था डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिकमेंड करा था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है असिस्टेड बाय एनआईडीएम, ये यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स ऑफ रेलिवेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे जो मैकेनिज्म है, इससे क्या होगा, दोनों या यूनियन लेवल पे भी ऐसे होने चाहिए और स्टेट लेवल पे भी होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कॉमन प्लेटफॉर्म इनको मिल जाएगा, समझ रहे हो, कि वो जो यूजर्स हैं उस टेक्नोलॉजी के, वो एक जगह पे आए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, और टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आए। तो इससे काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में, काफ़ी चीज़ें ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जा सकती हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, वो आता है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो भाई, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर हमें डेवलप करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे भारत में, तो हमें ज़रूरत होती है कि क्वालिफाइड, एक अच्छे पढ़े लिखे उसके अंदर लोग हों, पर्सनल हों, तभी तो काम हो पाएगा। और यहाँ पे ही हम लाग कर जाते हैं, और इसीलिए हम सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी थोड़ी सी कमी है। अब देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं या दूसरे कुछ सीरियस आपका सीनियर पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे पुलिस हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई, ये लीडरशिप का रोल तो प्रोवाइड करती हैं, उनका लीडरशिप ज़रूरी भी होता है ना? लेकिन अब हमें ध्यान ये भी देने की ज़रूरत है कि हमें लॉन्ग टाइम में किन चीज़ों की ज़रूरत है, लॉन्ग टाइम में हमें प्रोफेशनलाइज करना है डिजास्टर मैनेजमेंट को हमारी कंट्री में। तो लीडरशिप के साथ साथ जो लोग इसको मैनेज करेंगे, हमें उनकी भी ज़रूरत है। तो मेन क्या है भाई, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। किस मेथड को हम देखें, किस मेथड को हम अडॉप्ट करें कि हम यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज यूज करती हैं उससे ले, और इंडिया उसका एडवांटेज ले सकता है कि डेवलप कंट्रीज क्या यूज करती हैं, हम भी अपने यहाँ वही यूज करेंगे। क्लियर है? तो इससे क्या है कि अगर हम चाहें तो किसी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं बाहर की सरकारों के साथ, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस हमें दें, हम उनसे कुछ समझें, है ना? और रिसर्च के जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से हम एक्सप्लोर कर पाएँ, वो हमारी मदद कर पाएँ। तो इसलिए प्रोफेशनलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा मतलब है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आप देखिए यूज़ ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब देखिए, आजकल आप देखते हो फेसबुक, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, काफ़ी ज़्यादा ये हमें जो चीज़ें किताब में नहीं पढ़ रही होंगी वो मीम्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी करता है डिज़ास्टर के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिहार की इतनी खबर कैसे आ रही थी, फेसबुक के थ्रू आ रही थी, क्योंकि आजकल का यूथ ऐसा तो है नहीं रोज़ सुबह उठा के पेपर पढ़ने लगेगा। तो डिज़ास्टर किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, चाहे देखिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अपन को कितना कुछ पता था, क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया, हम फेसबुक पे वो चीज़ें देख रहे थे। तो कम्युनिटीज़ के बीच में अ, अगर हमें नॉलेज को देना है या हम कुछ चीज़ अवेयर कराना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं सोशल मीडिया का, और हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इसके ऊपर चला सकते हैं। इस मीडिया का यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि हम भई जो भी डिज़ास्टर का रिस्क है उसके बारे में अवेयर करें, उनको समझाएँ चीज़ें कि हाँ भई, किसी भी फॉर्म में हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को इसके थ्रू। प्रोग्राम्स वगैरह आसानी से वो लोग समझ में भी पाएँगे, डिज़ास्टर के बारे में भी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, एरियाज़ जो भी हैं, उन सबको वहाँ पे लिखा जाए। तो इस पर्पज़ के लिए क्या होगा, सारे डिज़ास्टर्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट लेकिन करना पड़ेगा, और तब पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रखा जाना पड़ेगा। अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टेट
डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं और जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये यहाँ पे डिटेल में समझें पहले लेसन जो भी हमने वेबसाइट से इन्होंने वेबसाइट से जो समझा है, आई एम सो सॉरी, इनको पुराना जितना भी डेटा है कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट्स के थ्रू रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकती हैं। उसके बाद बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस, ये क्या कर सकते हो? देखो कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी के पास बहुत नॉलेज है, जो हमारे जो आसपास के लोग रह रहे हैं, फूआ दादा, मौसा चाचा और सारे के सारे जितने भी बूढ़े वाले होते हैं, इनके पास तो खासकर बहुत नॉलेज होती है ना? और ये पुराने इतिहास से इतनी लेके भी आ रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में भी इतनी नॉलेज को देखा है, समझा है, अपने एक्सपीरियंस से जाना है। तो इनकी नॉलेज को भी आप कहीं पे इकट्ठा करो, उसको भी कहीं लिखो या उससे भी पब्लिक को अवेयर कराओ, सो दैट कि हम रिस्क को रिड्यूस और कर सकते हैं, है ना? कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सबसे पहला रोल उन्हीं का ही होता है। हुँ, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे कम्युनिटी भी काम करे। फिर बात आती है फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। देखिए यहाँ पे लास्ट इसका ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो भी खतरा है, हज़ार्ड है, रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट को जो भी खतरा है, उसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करे। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जाने कि उसके मैप के हिसाब से कि मान लीजिए कोसी रिवर बिहार से होके बह रही है, तो बिहार में अगर मुसीबत आ रही है, तो वो जाने किस एरिया में मुसीबत आ रही है और क्या-क्या हो सकता है। क्या इतिहास में हुआ है और क्या आगे हो सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बनाने की ज़रूरत है। हाँ, उन लोगों को अपने एरिया की ज़रूरत के हिसाब से प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर रह के भई आपका सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, ये सबको सब मुहैया करा के चलना है कि प्रॉपर मुहैया लोगों को हो सके ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज़ मिल सके। इसलिए इनको इस फ़ील्ड में पहले से ही काफ़ी काम करना है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी लोगों की, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या रिसोर्स मोबिलाइजेशन किस तरह से करोगे आप। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहले से ही तैयार रहें। तो हर सवाल का जवाब इनके पास होना चाहिए इन सारी फील्ड में। और तभी यहाँ पे आप जो है वो रिस्क को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आई है तो मोदी जी नहीं चल के आ जाएंगे यहाँ पे। आपको उस पर्टिकुलर एरिया को का जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से उसको मैनेज करना होगा। फिर उनसे नहीं होगा तो फिर बात करी जाएगी स्टेट से भी नहीं होगा तो फिर सेंट्रल के पास चीजें जाती हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हमने पढ़ा। एक लास्ट पार्ट और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IS। इफ यू वांट टू join my channel and support me in my work, you can press the join button and enjoy the various perks. If you want to watch these videos on Facebook, you can like the page Sirf IS and watch these videos there also. Along with this, Twitter, Instagram, Telegram, all the social media handles links are in description box. And comment your views. Thank you so much for discussion. Take care. Bye bye.